मैं हूं संजय श्रीवास्तव। उत्तराखंड में चुनावी बिसात बीत चुकी है। चुनाव सामने है। कांग्रेस भाजपा के साथ आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। भाजपा 57 के सहारे फिर से दम भर रही है और वहीं कांग्रेस जैसा इतिहास है उत्तराखंड का, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, उसके सहारे उम्मीद लगाए हैं। लेकिन इन दोनों पार्टियों के साथ जिस तरह से इन पार्टियों के अंदर इन्हीं के लोग इन्हीं को निशाने पे ले रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि इस बार का चुनाव रोचक होगा। आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका होगी ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दिल्ली से कूच कर चुकी है। इन सब विषय पे हमारे साथ चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के संदीप राणा जी। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ एडवोकेट रजिया बेग जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इन दोनों के साथ आपको हर पहलुओं पे वह जानकारी देंगे जो जानकारी जमीनी होगी। वो हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार चंद्रवीर सिंह भारती, बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रवीर, गायत्री जी के पास में सबसे पहले चलूंगा। सर, जैसा उत्तराखंड में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले यहाँ पे जब राज्य बना तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली, लेकिन पहला चुनाव होता है तो कांग्रेस सत्ता में आती है, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस और अभी भाजपा सत्ता में है। तो क्या ये जो मिथक है इस बार टूटता नजर आ रहा है? राज्य का गठन जिन मुद्दों पर हुआ था उसके अनुसार ये था कि राज्य को जो बनाएगा वो एक लंबे समय तक राज्य में राजनीति करने का अधिकारी हो सकता था जी। और बीजेपी ने उस समय ये उत्साह दिखाया और राज्य को राज्य का दर्जा दिलाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बीजेपी जिस तरह से राज्य को बनाया और जिस तरह से राज्य में उन्होंने एंट्री करी नए राज्य में, वो उसको बचा नहीं पाए। 2 साल के बाद जैसे चुनाव हुआ, पहला आम चुनाव हुआ, आम चुनाव में कांग्रेस आ गई जी। और कांग्रेस ने जो है अपनी व्यवस्था दिखाई और उसमें एक अच्छा नेता कांग्रेस ने भेजा था नरेंद्र तिवारी जी को, जिन्होंने वास्तव में अपना परिचय दिया कि मैं एक नेता हूँ। अब रही बात कि ये मिथक टूटने वाली, जहाँ जो आप जो कहना चाह रहे हैं, मिथक तो लगातार इस राज्य की प्रॉपर्टी जैसी बन गई है कि वो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और समय समय पर नेशनल पार्टियों ने अपना दमखम दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां जिन लोगों ने इस राज्य की लड़ाई लड़ी थी, वो क्षेत्रीय पार्टियां आज कहीं दिखती नजर नहीं आती और बहुत कम मास में, मतलब कहीं पर 2 विधायक। जी, मैं आपसे लौटूंगा, ये जानना चाहूंगा कि क्षेत्रीय पार्टियां जितने राज्य बने जी, सब राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश से अलग हुआ, आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, बिहार से जुड़ा हुआ अलग हुआ, झारखंड, हर जगह क्षेत्रीय पार्टियां मजबूती से निकल के आई। मैं इस पे आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड में क्या रहा कि क्षेत्रीय पार्टियां क्यों नहीं पनप पाई। हम चलते हैं संदीप राणा जी के पास। संदीप राणा जी, 57 की सीट आपके पास है और उसके बाद भी जो कांग्रेस से विधायक आए थे, वह विधायक जो आज मंत्री भी हैं, आप लोगों को मुख्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रह के आंख दिखाते रहते हैं। क्या भाजपा उनके सहारे अभी भी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार है और बहुत अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है। इन 4.5 वर्षों में बहुत अच्छा काम हुआ है। चाहे पूर्व में हमारे त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे तेज जी रहे हों, चाहे अब हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी हों। निश्चित रूप से जो कांग्रेस से भी जो आए, जो पिछली बार जो आए थे कांग्रेस से, वो वरिष्ठ लोग हमारे साथी, निश्चित रूप से वही अच्छा काम कर रहे हैं और कहीं पर कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं समझता हूँ जो विकास है, विकास के काम पर हम इस चुनाव में जाएंगे। निश्चित रूप से जो हमने इस समय हमारे संगठन ने और हमारी सरकार ने, मुखिया ने नारा दिया है कि अब की बार 60 बार, तो निश्चित रूप से सारे जितने हमारे वरिष्ठ साथी हैं, चाहे वो किसी भी दल से आए हों, उन सबका सम्मान, उन सबका सहयोग लेकर के निश्चित रूप से 2022 के चुनाव में भी विकास को मुख्य मुद्दा बना करके हम जाएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में पुनः सरकार बनाएंगे। चलिए, क्योंकि आप सत्ता में हैं, बट नेचुरल 57 से आप 60 की मांग तो करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह इसी तरह की दम भरती है। लेकिन रिजल्ट पे हमें जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए। रजिया बेग के पास चलते हैं। मैडम, बड़ी मजबूती से आपने अपना जिस प्रोफेशन में थी, पूरा देहरादून जानता है कि बड़ी मजबूती से आप अपने प्रोफेशन में सफलतापूर्वक अंजाम दिया। आज आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं।
आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा तो दे दिया है, जैसा कांग्रेस भाजपा में भी देखने को मिल रहा है कि आपसी द्वंद्व छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी क्या इस कांग्रेस और भाजपा के द्वंद्व का फायदा उठा पाएगी? बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा द्वंद्व इस प्रदेश के अंदर उतरा है और ऐसी अंतर कलह देखने को मिल रही है कि सोच भी नहीं सकते थे कि जिस मुद्दों को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर हमने ये प्रदेश बनाया था और जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, ऐसा तो कम से कम नहीं सोचा होगा कि इस प्रदेश के अंदर इस तरीके का कला भार और सड़कों पे निकल के जो आ रहा है। आम आदमी पार्टी अपना स्थान निश्चित तौर पे बनाने जा रही है, क्योंकि अब क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी ने शुरुआत करी है पूरे देश के अंदर कि राजनीति कैसे होनी चाहिए। काम की राजनीति की उन्होंने शुरुआत की और बखूबी उन्होंने इस बात का संदेश ही नहीं दिया, बल्कि वो धरातल पे उतार कर लेके आए हैं। और जहाँ तक बात उत्तराखंड की है, उत्तराखंड के अंदर स्वच्छ और साफ छवि के जिन्हें हमने चेहरा घोषित किया अजय कोठियाल जी को, और आम आदमी पार्टी जिस तरह का उनकी परिपाटी है काम करने की, उत्तराखंड के अंदर हम उसी तरह से काम करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो उद्देश्य, जो मूल्य हमारे इस प्रदेश के लिए थे, वो आम आदमी पार्टी ही कायम कर सकती है इस प्रदेश के अंदर। वरना दोनों पार्टियों को हमने देख लिया, कांग्रेस बारी से रही, भाजपा बारी बारी से रही। इस प्रदेश का विकास तो बहुत दूर की बात, भाजपा ने 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिए, अपने 3 दिन मुख्यमंत्री दे दिए, विकास करेंगे 4 वर्षों में, 4 वर्षों के अंदर। और अब जो अंतर कला भाजपा का बाहर फूट कर आया है, आप कहते हैं 60 पार, मैं कहती हूँ आप 30 से भी बहुत पीछे रह जाएंगे, 20 से भी बहुत पीछे रह जाएंगे। ये जनता आपको जवाब देने बहुत सेवा। चंद्रमेल गायत्री जी, एक जर्नलिस्ट की नजर से 2 बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक तो जो हमने आपसे भी किया था कि क्षेत्रीय पार्टियां यहाँ क्यों नहीं पनप पाई, दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता जिस तरह की भाषा स्क्रीन पे बोल रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि वह छटपटा रहे हैं आम आदमी पार्टी में जाने के लिए? ये जैसे ही इस राज्य में मुख्यमंत्री बदलने का बदलाव की बात शुरू हुई थी जी, ये अक्टूबर में हो गई थी लगभग जी। अक्टूबर से हम लोग सभी जानते हैं, मीडिया के जितने लोग हैं वो जानते थे कि अक्टूबर से तैयारी शुरू हो गई थी जी। वो अलग बात है कि बहुत देर की बीजेपी ने की, वो बहुत देर से उन्होंने मुख्यमंत्री चेंज किया और एक्सेप्ट किया। बीजेपी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वास्तव में उन्हें चेंज करना चाहिए था, और उसके तहत उन्होंने जो 2 मुख्यमंत्री चेंज भी कर दिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जहाँ तक बात रही कि बीजेपी आज दावा करे कि 60 या वो, तो ये तो खैर उनकी अपनी सरकार है, तो सरकार में हर आदमी चाहेगा कि मैं 60 आऊँ, 70 आऊँ। कांग्रेस भी चाहेगी और आप भी चाहेगा, दूसरा जो यूकेडीयू भी चाहेगी। लेकिन सच्चाई क्या है, इस 22 का जो चुनाव आने वाला है, ये कई लोगों को जो है दिन में तारे दिखाने की व्यवस्था कर सकता है। क्योंकि कोविड काल में 2 साल का जो लॉकडाउन रहा है, उस दौरान कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों को परेशानी हुई है। और दूसरी बात यह है कि जो राज्य की विकास की गति है वो सारी थमी हुई है। अभी तक जो 4.5 साल पूरे हो रहे हैं लगभग, इन 4.5 सालों में हम शायद बीजेपी के पास गिनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो जल्दी से जो है इस चीज को रख दे कि हम इस मुद्दे पर चुनाव लड़ जाएंगे। मतलब ये माना जाए कि जो विधानसभा चुनाव होगा सबसे ज्यादा चैलेंज बीजेपी के लिए, भाजपा के लिए, इसमें दो राय नहीं है। और वो जो छटपटाहट आप देख रहे हैं, ये जो भी बातें हो रही है, जहाँ पर भी ये द्वंद्व शुरू हो रहे हैं या जहाँ पर भी ये गतिविधियां शुरू हो रही है, वो स्वाभाविक है। वो तो सरकार भी देख रही है और संगठन भी देख रहा है। अगर संगठन नहीं देखता तो तीसरा मुख्यमंत्री क्यों आता? ये तो स्वाभाविक है, ये तो पूरा प्रदेश देख रहे हैं इस चीज को। संदीप राणा जी, अगर आप 57 से 60 का दम भर रहे हैं, तो प्रीतम सिंह पवार का या अन्य जो नेताओं को आप भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए व्याकुल है, क्या ये क्या मजबूरी है? जब आप 57 है, अरे 47 आएंगे, 37 आएंगे, सरकार तो आपकी बनेगी, 10 हारेंगे, 20 हारेंगे, लेकिन ये जो आपके अंदर व्याकुलता है कि इनको भी ले लो, इनको भी ले लो, इनको भी ले लो, ये क्या दर्शाता है साहब? एक कहीं नहीं है, सब जितने भी हमारे दल में शामिल हो रहे हैं जो भी लोग, सब मोदी जी की नीतियों को लेकर के शामिल हो रहे हैं। मोदी जी में अथाह विश्वास है लोगों का, और मोदी जी ने करके दिखाया, चाहे हमारी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, चाहे हमारी देश के मान और सम्मान को विश्व पटल पर जो है हमारी देश की छवि को उन्होंने बढ़ाया है। निश्चित रूप से विकास कार्य हो रहे हैं। जैसा अभी अपने आदरणीय पत्रकार साहब ने कहा कि कोरोना काल बड़ी चैलेंज है, मैं कहना चाहता हूँ कोविड निश्चित रूप से चैलेंज तो
था, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कोविड के दौरान काम किया, चाहे वो राशन वितरण प्रणाली का काम हो, चाहे वैक्सीन का मामला हो, तमाम हमने जो है कोविड के समय में लोगों को परेशान नहीं होने दिया। निश्चित रूप से विकास कार्य थोड़ा प्रभावित हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे अब पटल पे आने लगे हैं। कहीं आप देखेंगे अभी आलवेदर रोड बहुत अच्छी रोड बन रही है, रेलवे अब जो कर्णप्रयाग तक जाने वाली है, 4 धाम के लिए रेलवे प्रोजेक्ट जो है माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो निश्चित रूप से विकास की गति को निरंतर बल मिल रहा है और विकास कार्य हो रहे हैं। संदीप जी, गायत्री जी ने भी इस प्रश्न को किया और मैं भी कर रहा हूँ। ये जो विकास कार्य रुका है, आप उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं कि विकास कार्य कैसे होगा। आप ये जरूर बार बार चर्चा करते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे उत्तराखंड में चुनाव लड़ा के 3 मुख्यमंत्री बदल दे, 2 मुख्यमंत्री बदल देना, तीसरे मुख्यमंत्री को ला देना। तो आप इन चेहरों के भरोसे क्यों नहीं है? आप क्यों मोदी जी की बार बार बात करते हैं? यार मोदी जी के कामों की बात की जाती है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर चलने वाली पार्टी है। यहाँ व्यक्ति नहीं, यहाँ पहले राष्ट्र फिर पार्टी। आप मोदी जी की बात कर रहे हैं तो व्यक्ति बात है। मोदी जी हमारे नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री है और देश की जनता ने उनको दोबारा देश की सत्ता पर बिठाया है। निश्चित रूप से वही हमारे नेता हैं और वो प्रमुख चेहरा तो मोदी जी का है ही। और मोदी जी की नीतियां, जितना काम मोदी जी ने किया है, मैं समझता हूँ जितने 60-65 साल कांग्रेस की सरकार रही इस देश के अंदर, तो उस कालखंड को अगर देखें तो उससे कई गुना काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो जैसे मुख्यमंत्री जो दायित्व परिवर्तन हुआ है, चाहे त्रिवेंद्र जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, त्रिवेंद्र जी पर कहीं कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, बहुत अच्छा उन्होंने पूरे जो 4 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया त्रिवेंद्र जी। उसके बाद जो हमारे मुख्यमंत्री बने आदरणीय जो सांसद भी हैं पौड़ी गढ़वाल के तीरथ जी, उस संवैधानिक उस समय संकट आ गया था, चुनाव आयोग ने कहा कि कोविड का कालखंड है, हम चुनाव नहीं करा सकते, तो उसमें मजबूरी थी, इसलिए उनको जो है बदलना पड़ा। अब जो धामी जी बने हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम हमारे सुशील मुख्यमंत्री जी। लेकिन हमारी समझ से गायत्री जी से भी पूछेंगे कि साहब इतनी मजबूती थी भारतीय जनता पार्टी में, जो फिर से ये दोबारा लोगों को ले रहे हैं, तो एक डर तो है कि प्रीतम सिंह पवार भी आ जाए। अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार में भी लोगों को लिया। गायत्री जी, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि जब हम मजबूत हैं तो दूसरे के सहारे की क्या जरूरत है। रजिया बेग जी, 2002 में चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। 7 में जब चुनाव की नॉक होती है तो भारतीय जनता पार्टी 56 घोटालों की बात करती है और उसके सहारे वो सत्ता में आती है। फिर 12 में चुनाव होता है, कांग्रेस 256 घोटाले का आरोप लगाती है। तो ये जो घोटालों का सिलसिलेवार चलता रहा, एक दूसरे पे आरोप चलता रहा, तो आम आदमी पार्टी ने जो 2-3 मुद्दे लेके आई है, जैसे आपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, आपने कहा कि हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाई जाएगी, ये घोटालों की बात क्यों आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, जिस आरोप पे लगातार यह पार्टियां सत्ता में आती रही है? वही एक बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे इस उत्तराखंड के लिए कि दोनों पार्टियां राज करती हैं घोटालों को उठा के कि इसने घोटाला कर दिया, दूसरी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा के करती है। आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेके मैंने शुरू में कहा आपसे कि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी से होती है। हमने हमेशा दिल्ली में रहे हम या और जगह जहां भी हम काम कर सक रहे हैं, हम सिर्फ काम की बात करते हैं, घोटालों की बात ही। ये इस प्रदेश को इस तरह से घोटालों में घेर लिया, घेर के बैठे हैं कांग्रेस भी और भाजपा भी कि यहाँ का विकास तो बहुत दूर की बात। ये और धूर्तपन इतना है कि ये बात मानने को तैयार नहीं है आज की डेट पर भी कि हम 3 मुख्यमंत्री बदले। क्या मतलब था? क्या मतलब तुम्हारे यहाँ कहीं घोटाले भी हो रहे थे, भ्रष्टाचार भी हो रहा था, उन्हीं के तहत आपने बदले? मानेंगे नहीं। आपने पिछले घोटालों की बात कही, मानेंगे नहीं, लेकिन दूसरों पे इल्जाम लगाते चले जाएंगे कि दूसरी पार्टी ने क्या, उसी के बेस पर ये सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। तो इस तरह से जनता का दोहन मत करें। हमारा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी इस प्रदेश के अंदर आती है तो वो एक साफ सुथरी छवि को लेकर आ रही है। हमने जो काम की राजनीति शुरू करी है, हम काम की बात कर रहे हैं, आप लोग घोटाले की बात कर रहे हैं। ये तो जनता जवाब देगी इनको कि आप जब घोटालों की बातें कर रहे थे, 56 घोटाले की बात करें, 200 कुछ की बात करें, आप वो सारे घोटालों को निकाल के आप लाते हैं, इसी पे राजनीति करेंगे, इसी का विकास है, यही विकास करते हैं। और आप मोदी जी की बात करते हैं कि पूरे देश के अंदर मोदी जी ने विकास किया, और कोविड की बात आप कर रहे हैं तो कोविड में क्या हुआ, तो लाशें हमारी क्यों बाहर गई,
क्यों उन्हें दफन किया गया, क्यों उन्हें बेड्स नहीं मिले, क्यों कोविड की उन्हें आज वैक्सीन की बात करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगी एंकर महोदय कि आपने बोला है कि मुफ्त की बात करते हैं, हमने 300 यूनिट बिजली देने की बात कही कि मुफ्त की बात ना करें, तो आप बड़े बड़े होल्डिंग्स मोदी जी के पूरे देश के अंदर क्यों लगे हुए हैं? मुफ्त वैक्सीन वो क्या है? आप मुफ्त की बात करें तो वो सारा सही है, और हम अगर बात देने की करेंगे जो जनता का हक है उसको तुम कहो कि मुफ्त की बात क्यों करते हैं। तो मोदी जी का कोई काम नहीं हुआ, अगर होता तो आप पस्त हालत ना होती 7 साल के अंदर। इतनी पस्त हालत है कि जहाँ जहाँ आपके जिन राज्यों में अब भाजपा की गवर्नमेंट है वो इतनी बदतर हालत में है कि वहाँ की जनता तरसते हैं, वहाँ के लोग तरसते हैं। और आप काम गिनवाए ना, हम तो काम गिनवाने की बात कहते हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास के काम गिनवाने चाहिए। विकास गतिमान कहाँ है विकास? गायत्री जी जो प्रश्न मैं आपके पास छोड़ा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, 57 से 60 का दम भर रही है, तो लोगों को फिर भारतीय जनता पार्टी में लाने की ये होड़ क्यों? ये भाजपा के संगठन को भी पता है और मीडिया को भी पता है जी। और आज जो स्थिति बीजेपी की है, आप 57 का दम भरिए, 60 का भरिए, 70 का भरिए, 40 का भरिए जी, पर जो वस्तु स्थिति है जिस पर हम अभी नजर रखे हुए हैं जी, उसके अनुसार अभी लगभग 20 को भी पार करना बहुत टफ होगा। भारतीय जनता पार्टी को 20 को भी पार करना बहुत टफ होगा। वो इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए, इस राज्य की जो राजनीति है वो दिल्ली की तर्ज पर या पंजाब की तर्ज पर या किसी अन्य प्रदेश की तर्ज पर नहीं हो सकती जी। इस राज्य की जो राजनीति है यहाँ के मूल संसाधनों पर ही होगी और यहाँ के जो जरूरतें हैं उन पर होगी। आप ये देखिए कि करीब 4 लाख से 5 लाख लोग वापस आए हैं कोविड काल में, और उसमें से मात्र मेरे ख्याल से अभी 40% लोगों ने फिर वापस जो है जाना तय किया है। तो करीब 60% लोग अभी भी राज्य के अंदर बैठे हुए हैं। यानी कि आप मान लीजिए कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो इस समय राज्य के अंदर हैं जो बेरोजगार वापस आए थे। अब 2.5 लाख तो वो हुए, और उसके साथ साथ जो 5 सालों से बेरोजगार है, सरकार को गिनाना पड़ेगा कि 5 सालों में कितनी नियुक्तियां हुई। सरकार को गिनाना पड़ेगा कि कितनी एम्प्लॉयमेंट आपने उपलब्ध कराए लोगों को और किस तरह से आपने लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दिया है। अगर नहीं दिया है तो वो सारे तैयार बैठे हैं, बेरोजगार संगठन तैयार बैठे हुए हैं, और जो लोग बाहर से आए हैं वो लोग तैयार बैठे हुए हैं कि हमें आपने दिया क्या किया आपने हमारे लिए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है भाई साहब यहाँ पर श्रीवास्तव जी, वो ये है कि नारायण दत्त तिवारी के बाद कोई भी सरकार इंडस्ट्री नहीं लगा पाई, और जो इंडस्ट्रियां यहाँ लगी हुई थी उनमें से भी मेरे ख्याल से 20% इंडस्ट्रियां वापस जा चुकी हैं। तो फिर रोजगार कहां पर है? यहाँ तो रोजगार चाहिए था, जो जबकि पलायन लगातार बढ़ रहा है, अभी भी पलायन लगातार बढ़ ही रहा है। सिर्फ कोविड काल में कुछ लोग वापस आए हैं, तो वो अभी बड़ा मुद्दा ये है, चुनाव इसी पर होगा। 22 का चुनाव सिर्फ ये देखा रोजगार कौन दे रहा है। मनरेगा वगैरह वगैरह जो जितनी भी ये योजनाएं थी ये कितनी संचालित हो रही हैं, इनमें कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। हो सकता है कि 1-2 सेंटर की योजनाओं में आपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचा दिया हो। स्टेट की पॉलिसी क्या थी? स्टेट का क्या काम था? सिर्फ सरकार को बदलने में, मंत्रिमंडल को बदलने में ही, मंत्रिमंडल के गठन में ही आपने 4 साल लगा। तो निश्चित रूप से सरकार का, जनता का एक जवाब होगा, एक सवाल होगा जो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। संदीप राणा जी, जायज प्रश्न है, क्योंकि जब आंदोलन चल रहा था तो आंदोलन उत्तर प्रदेश से अलग होने के लिए केवल इसलिए था पलायन रुके, रोजगार के नए संसाधन जुटाए जाएं, बेरोजगारी दूर हो। लेकिन जैसा गायत्री जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि चलिए अगर हम पुराना नहीं जाते तो 5 सालों में कम से कम ये तो देखेगा ना आदमी कि पलायन रुका कि नहीं, रोजगार दिए गए कि नहीं। और अगर कोविड आया और उस कोविड ने पलायन, रिवर्स पलायन का एक मौका दिया, तो उस रिवर्स पलायन को आपने मौके के रूप में क्यों नहीं लिया? आज तक जैसा आप कह रहे हैं गायत्री जी कि आपने उनको कोई रोजगार नहीं दिया। जो लोग यहाँ आए थे, अगर उनको आप सही जगह पे सही रोजगार की व्यवस्था कर देते, तो जो आप एक मेहनत कर रहे थे रिवर्स पलायन की, आपके साथ सार्थक होती, मेहनत सफल होता। बेरोजगार जैसे अपने आदरणीय पत्रकार साहब ने कहा कि औद्योगिक जो इंडस्ट्री लगी वो तिवारी जी के समय लगी। मैं कहना चाहता हूँ उत्तराखंड राज्य भी हमने बनाया और औद्योगिक पैकेज तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री दिवंगत नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने औद्योगिक पैकेज दिया। उसके तहत यहाँ पर उद्योग लगे
और इतना ही नहीं, विशेष दर्जा भी दिया था राज्य का जो कांग्रेस ने छीना। तो मैं समझता हूँ हमने राज्य भी बनाया, विकास नहीं संदीप जी देखिए, कांग्रेस ने छीना 10 साल तो मैं ये कह रहा हूँ सर 10 साल आप रहे। अब जहाँ आप जीरो प्लान की बात हो रही है, निश्चित रूप से हमारी सरकार स्वरोजगार के क्षेत्र में जो लोगों को रोजगार देने का काम करे, चाहे होम स्टे की योजना हो, चाहे हमारे चारधाम की जो यात्रा है उससे भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से सरकार को लिस्ट जारी कर देनी चाहिए, लिस्ट जारी कर दिया और जहां तक आम आदमी की बात है, जिनसे दिल्ली नहीं संभल रहा है वो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी का चेहरा, केजरीवाल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड से उनका क्या ये आपने देखा होगा। आज इस बरसात में दिल्ली के अंदर जो केंद्र की राजधानी है और दिल्ली में गड्ढे पड़े हैं, लोग गाड़ियां डूब रही हैं सड़कों में, तो आप दिल्ली को संभालिए, आप दिल्ली नहीं संभल रहा है। तो और दूसरी बात जो पार्टी में आने की जो बात हो रही है, देखिए आदमी वहीं तो जाएगा जहाँ जो नैया जहां पार लगने वाली होगी, जो डूबती हुई नाव में कौन जाएगा। आज कांग्रेस में जा रही है और केजरीवाल जी भी तुष्टिकरण की करते हैं। हम राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के चलते हैं, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, हम विकास हमारे लिए प्रथम, हमारे नेताओं का जो विजन है वो विकास है, इसलिए विकास की यात्रा में सब जुड़ रहे हैं। हम तो सबका अभिनंदन करना चाहते हैं जो विकास की यात्रा में मोदी जी के साथ है, जो गांधी जी के साथ है, उन सबका हम सहयोग लेकर के इस प्रदेश को ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र को आगे ले जाने का काम करेंगे। लेकिन जो जैसा आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है, वो विकास की बात कर रही है, आम आदमी के मदद की बात कर रही है, बिजली की बात कर रही है, पानी की बात कर रही है, जो दिल्ली में उन्होंने किया गलत क्या कर रही है? नहीं, आप कह रहे हैं कि गलत कर रही है। देखिए हाँ। केजरीवाल जी ने कहा कि आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। भाई आध्यात्मिक राजधानी तो हमारी सनातन परंपरा से है ही है। यहाँ पे जो है हमारा यमुनोत्री है, गंगोत्री है, बद्री है, केदार है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, मोक्ष के धाम है। तो जहाँ हमारे हिंदू राजधानी है, उस पार्टी का हिस्सा हो सकता है, उस पार्टी का अपना एक मत हो सकता है कि वो किसी नाम से जो है राज्य को पहचान दिलाना चाह रहा हो, लेकिन पहचान तो इसकी है ही, बात वो है, उसमें कोई दुराई नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। लेकिन एक बात ये क्लियर कर दी ना कि आप कह रहे हैं कि विकास 4 सालों में आप अपने विकास की बात करिए ना कि आपने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, आपने कितनी इंडस्ट्रियां लगाई, कितना रोजगार दिया, आपने कितने रोजगार दिए, वो गिनती बताइए ना, आंकड़े बताइए ना। आंकड़ा जानना राज्य आपसे आंकड़ा जाना चाहता है, आप आंकड़े दीजिए ना। आपने कितने पुलों के उद्घाटन करे, कितने सड़कों के उद्घाटन करे, वो सब क्लियर कर दीजिए। आप पत्रकार साहब एक नजर दौड़ाइए पहाड़ों में जाकर के, आप उत्तराखंड रोड को आप जो है 5 साल से चला रहे हैं। अरे जी पहाड़ से ही आते हैं, लेकिन पहाड़ से तो आते वो आज भी बंद है, कई सड़कें बंद है और बार-बार बंद हो रही है। जितने पहाड़ हैं, पहाड़ों में मैं समझता हूँ बहुत कम। आपने महाराष्ट्र को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, गुजरात को आपने रोजगार दिया, आपने महाराष्ट्र गुजरात को रोजगार दिया, आपने उत्तराखंड को रोजगार नहीं दिया। ये बात सत्य है, मैं भी बोल रहा हूँ, पूरा प्रदेश। विकास की पहली सीढ़ी है सड़क, और सड़क आज जितने हमारे दुरुस्त क्षेत्र हैं, दुरुस्त जो ग्रामीण जो गांव हैं हमारे, वहां पर सड़कें पहुंच गई। 4 धाम यात्रा का क्या हुआ, ये तो जवाब देते जाए आप, जो रोजगार से भी जुड़ा हुआ है। 4 धाम यात्रा को हमारे माननीय रोजगार से भी जुड़ा हुआ था, आपने वहां भी लोगों का रोजगार छीन लिया। नहीं देखिए, 4 धाम यात्रा स्टार्ट भी हो रही है, रेलवे कर सकते हैं, आप चुनाव कर सकते हैं, आप तमाम आपके फंक्शन हो सकते हैं, पर आप कोविड के नाम पे 4 धाम यात्रा को रोक देते हैं। नहीं, लोगों के रोजगार से भी जुड़ा हुआ है, क्या हुआ? हम उच्चतम न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हम हमने निवेदन किया है माननीय हाईकोर्ट से कि आप 4 धाम यात्रा को खोल दीजिए। देखिए समय की सीमा होती है। संदीप राणा जी, 4 धाम हकीकत में प्रदेश की, उत्तराखंड की लाइफलाइन है, पहाड़ के लोगों की जीविका उसके साथ जुड़ी है। और इस तरह के मुद्दों को हमारी समझ से आपको न्यायालय को बताना चाहिए कि कोविड के दृष्टिकोण आपने कौन सी सावधानियां बरतनी है और कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं, तभी तो वो आपके पक्ष में निर्णय देगी। धन्यवाद, आप लोग देखते रहिए VIP न्यूज।